Hello everyone. Let's consider this question. एक अच्छा सवाल है. अ, कुछ तो बहुत अच्छा पॉइंट है इस पे जो मेरे को बहुत पसंद है. लेट्स सी कि क्या है और कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन पे आते हैं. पहले क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है. ये बोलता है कि ए और बी दो सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्म है और दोनों का मास इक्वल है. एक लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताया जा रहा है 200 न्यूटन पर मीटर है. और एक ये वेज है जो कि फिक्स्ड मूव नहीं कर सकता है. फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वेज एंड द सिलेंडर इज नोन टू एस एस 0.2. एंगल मेड बाय द लाइन ए बी विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये जो लाइन ए बी आएगी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है. सो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बना दिए गए हैं. ये ए सिलेंडर था जिसके 2 mg के कंपोनेंट्स कर दिए गए. नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन लेट से अपवर्ड एक्ट करेगा. बी का mg के 2 कंपोनेंट कर दिए गए. N2 इधर होगा, फ्रिक्शन लेट से अपवर्ड एक्ट करेगा. और ये लाइन ज्वाइनिंग द टू है, दैट इज स्प्रिंग का डायरेक्शन है. और ये एंगल लेट से थीटा है जिसको हम लोग मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ. और अपने को बताना कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा. सो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल है 60. अगर उसमें से थीटा कम कर देंगे तो बचा हुआ एंगल निकल के आ जाएगा. नाउ सिंस ये सिलेंडर इस तरह से कनेक्टेड हैं और हम अगर दोनों सिलेंडर्स को एक साथ अपना सिस्टम कंसीडर करते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. एट इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, एक तो फोर्स बैलेंस रहेगा और दूसरा टॉर्क बैलेंस रहेगा. सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होना चाहिए था 0. सो उसको कंप्लीट कर दिया. नो टॉर्क 0. टॉर्क का पॉइंट यहाँ पे क्यों आ रहा है ये समझते हैं. और यहाँ पर F1 और F2. अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है लाइक छोटा सा पार्ट इसका कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F2. सो फ्रिक्शंस बड़े कॉम्प्लेक्स नज़र आएंगे कि किधर लगेगा, कितना लगेगा, स्टैटिक होगा एंड ऑल दैट थिंग. बट इफ़ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी और मे बी ऑफ ए, सब देखो ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो सिलेंडर्स के और कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा. सिंस टॉर्क 0 होना चाहिए दैट मीन्स ये सिलेंडर्स रोटेट नहीं करने चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बेसिकली. तो उसके लिए ये टॉर्क जो दे सकता है वो टॉर्क केवल फ्रिक्शन ही दे सकता है. नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से पास करेगा. फ्रिक्शन विल बी अ फोर्स दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द टॉर्क. सो टॉर्क 0 भी हमको यूज़ करना है एज ए इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर केशन में. जिससे क्या पता चलेगा कि टॉर्क को 0 इंश्योर करने के लिए F1 का 0 होना ज़रूरी है, F2 का 0 होना ज़रूरी है. और एक बार ये दो पॉइंट्स आपने रियलाइज कर लिए देन इट्स अ सिंपल टाइप लाइक यूजिंग दिस FBD putting the force equal to 0 and we normally use this equation force equal to 0. so टोटल फोर्स को 0 कर देंगे. नाउ यहाँ पर अगर अपने को टोटल फोर्स 0 करना है देन यू थिंक ऑफ कि बेसिकली 2 डायरेक्शन है. एक ये डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है. ये दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है. दैट मीन्स वी कैन से कि दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस डायरेक्शन. सो अगर हम लोग टोटल फोर्स बैलेंस करते हैं अलॉन्ग दिस लाइन, सो यहाँ पर ये F2 तो 0 हो चुका है. एक N1 फोर्स लगेगा. वी हैव कंसिडर्ड बोथ A एंड B टुगेदर. अब इंडिविजुअल FBDs बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी अपने को वही आंसर आएगा. क्रक्स पॉइंट यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो चुका है जो कि फ्रिक्शंस का 0 है. सो वी कैन से कि N1 की जो वैल्यू होगी, N1 mg cos 60 को बैलेंस करेगा एज वेल एज mg sin 30 को बैलेंस करेगा. सो ये N1 का टोटल वैल्यू आ जाएगा जिसमें दोनों को अपना सिस्टम का पार्ट माना गया है. और यू नो कि cos 60 डिग्री इज 1/2, sin 30 इज 1/2. सो दिस बिकम्स 1. N1 की वैल्यू mg के बराबर आ रहा है. Similarly, we can have force balance in this direction. That means in the direction of F1 अगर ये act करता है या फिर N2 की direction में. So ये N2 इस component that means mg cos 30 को as well as mg sin 60 को भी balance करेगा. तो N2 आएगा mg sin 60 plus mg cos 30. sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 दोनों मिलकर के √3 mg के बराबर आ जाएंगे. So N2 की वैल्यू √3 mg आ गया. Now we got to know N1, we got to know N2. एक ना भी निकाल दे तो भी चलता है क्योंकि अपने को ये डायरेक्शन पता करनी है.
ना अगर हम इसका एबिलिटी कंसिडर करते हैं ए का, सो आप पाओगे कि N1 इधर है, mg इधर है इन नट सेल, और या फिर इन कंपोनेंट्स में वॉच कर सकते हैं। कैन वी से कि इन सब का जो रिजल्टेंट आना चाहिए था वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इस डायरेक्शन में आएगा तो वो फिर बैलेंस कर पाएगा स्प्रिंग फोर्स उसी को। So since spring force has to balance this net force, so these must give a resultant in this direction. That means in the direction which is along the spring direction. So उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से कितना बनाएगा, mg sin 60 वाले से थीटा एंगल, तो tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा मीन्स दिस कंपोनेंट डिवाइड बाई दिस कंपोनेंट। यहाँ का जो टोटल रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं n1 माइनस mg cos 60, और ये हो जाएगा mg sin 60। नाउ n1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, mg है, सो ये बन जाएगा mg माइनस mg cos 60, दैट विल कन्वर्ट इनटू mg by 2, और mg sin 60 that will convert into mg root 3 by 2. After simplification that turned out to be 1 by root 3, which says कि tan theta is equal to 1 by root 3, that means theta की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। एक बार थीटा 30 डिग्री आ गया तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा होगा, तो लाइन ए बी विल मेक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज 60 माइनस थीटा, जो कि स्टार्टिंग में बोला, और थीटा इज 30, सो आंसर भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो ऑप्शन वाइज ये सी ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सी इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।